जय भीम नवबुद्धाय साथियों। आप सभी का स्वागत करता हूं चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, हम चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल पर इतिहास के बारे में जानकारी देते ही है। हमने शुरुआत की है सातवाहन सम्राटों के बारे में जानकारी देने के लिए, और उसमें से हमारी सीरीज शुरू हो रही है। तो सातवाहन कौन है और क्या है, इसके बारे में तो हमने पिछले वीडियो में जानकारी ली है, लेकिन अब हम सबूतों के साथ और एविडेंस के तौर पर सातवाहन कौन थे इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि साथियों, हमारा मकसद जो है वो बहुत ही साफ है कि आपको सही मायने में इतिहास का पता चल सके। होता क्या है, जब जब भी इतिहास की तरफ हम बढ़ते हैं, तभी तभी हम क्या करते हैं, अपना जो इतिहास है वो जानने का प्रयास करते हैं। तो आज हम उसी प्रयास को आगे लेके चलते हैं और देखते हैं कि इतिहास में सही मायने में क्या लिखा है। तो शुरुआत करने से पहले सातवाहन बौद्ध सम्राट थे, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि उनके सारे एविडेंस उसी तरीके से देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन हालांकि हमें क्या देखना है कि केवल एक ही सिद्धांत के ऊपर या एक ही बात पर हमें वो सिद्ध नहीं करना है या उसको प्रूव नहीं करना है कि ये ऐसे ही है। हम पूरी तरीके से ध्यान से देखेंगे। तो जब हम इतिहास के बारे में चलते हैं तो हम क्या कहते हैं कि इतिहास के जो पन्ने होते हैं वो खोलते हैं, तो इसके एविडेंस क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। तो पहला साहित्यिक प्रमाण माना जाता है कौन सा है। उसके बाद ये साहित्यिक प्रमाण में हम जिसे हम कहते हैं वाङ्मयीन प्रमाण मानते हैं जिसे। तो साहित्यिक प्रमाण में अगर हम देखने जाएंगे तो इतिहास में हम अगर इस इतिहास को खोजने की बात करते हैं तो दो तरीके के हम क्या करते हैं, एविडेंस ढूंढते हैं। एक तो जिसे हम ग्रंथीय यानी कि साहित्य में लिखा हुआ ढूंढते हैं, और दूसरा जो है उसे हम पुरातत्व माध्यम कहते हैं या पुरातत्व के माध्यम से मिले हुए एविडेंस को देखते हैं। तो ये दो प्रमाण में हम आज क्या करने वाले हैं, सातवाहनों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि दोनों में, सातवाहनों में क्या क्या नजर आता है। कि साहित्य केवल एक ही संप्रदाय का नहीं देखेंगे, हम साहित्य 2 से 3 संप्रदाय का देखेंगे, क्योंकि उस समय 203 संप्रदाय का है उसमें बात, वो 2 से 3 ही संप्रदाय उसमें आते हैं। और तीसरा जो है वो हम फॉरेन एविडेंस जो देखते हैं, जैसे कि बाहर के लोगों ने कुछ लिखा हुआ है तो उसके बारे में भी लिखते हैं। जैसे कि बहुत सारे बाहर के लोग भी उसी समय में महाराष्ट्र से या भारतवर्ष में आए हुए थे। तो चलिए बात करते हैं साहित्य की। तो साहित्य प्रमाण में पहला है जिसे वाङ्मयीन कहते हैं। तो उसमें धार्मिक साहित्य का जैसे धार्मिक साहित्य जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो धार्मिक साहित्य के बारे में अगर जानने का हम प्रयास करेंगे तो हम हिंदू जिसे वैदिक साहित्य के नाम पर माना जाता है, दूसरा जैन साहित्य है और तीसरा बौद्ध साहित्य है। तो ये तीनों संस्कृतियों में सातवाहनों के बारे में क्या लिखा गया है इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो जो सातवाहनों की जो राज्य व्यवस्था है या सातवाहनों का जो वंश है, इसके बारे में डिटेलिंग कोई भी साहित्य प्रमाण नहीं देता है। चलिए फिर भी हम प्रथमतः वैदिक साहित्य का प्रमाण मानते हैं। तो वैदिक साहित्य में विश्वसनीय साहित्य का दर्जा अगर किसी को देना है तो वैदिक साहित्य को दिया नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो साहित्य है वो करीबन बाद में लिखा हुआ है। तो इसमें बहुत सारे गलतियां भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सातवाहनों का जो इतिहास के बारे में लिखा हुआ है वो क्या क्या लिखा है वो भी जानने का प्रयास करते हैं। तो पहले तो बात, सातवाहनों का जो इतिहास जिस साहित्य में आया उसको 18 पुराणों में से एक मत्स्य पुराण है, एक वायु पुराण है, एक भागवत है, विष्णु है और ब्रह्मांड है। इन 5 पुराणों में सातवाहनों की वंशावल है और उनका टाइम पीरियड बताया है। लेकिन किसी भी ग्रंथ में या किसी भी पुराणों में सही मायने में एग्जाम्पल या सही मायने में उसका उत्तर नहीं मिलता है। तो चलिए हम देखते हैं उसमें क्या, क्योंकि उसमें से किसी के भी साहित्य में एक वाक्यता नहीं है, यानी कि एक ही प्रमाण नहीं है कि ऐसा ही है। अलग अलग पुराणों में अलग अलग बात आई है, तो हम वो भी देखते हैं। तो पहले अगर देखने जाएंगे तो अग्नि पुराण देखेंगे। अग्नि पुराण अगर हम देखेंगे तो ये अग्नि पुराण का जो मेरे पास जो एविडेंस था वो था 1873-75 में जिसको छपा हुआ था वो कलकत्ता में, तो उसका प्रमाण है। दूसरा जो है भागवत पुराण है जो करीबन कलकत्ता में ही 1934 में छपा हुआ है, उसका प्रमाण है। तीसरा ब्रह्म पुराण जो कि वाराणसी में छपा हुआ था 1952 में, उसका जो प्रमाण आता है
ब्रह्म पुराण का, वो 1947 का है, वो वाराणसी का है। उसके बाद स्कंद पुराण भी है, वो स्कंद पुराण का भी हमें प्रमाण मिलता है 1883 में पुणे से उसको छपाई किया था। उसके बाद वायु पुराण का जो है वो भी कलकत्ता से 1879 और 84 यानी कि वो 84 में मिला था। और वायु पुराण का भी जो मिला है वो गोरखपुर से मिलता है, गोरखपुर से छपाई हुआ 1952 का वायु पुराण है। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है उसका विल्सन ने 1870 में लंदन में उसको ये किया था। तो ऐसे कुछ एविडेंस प्राप्त होते हैं जिससे इससे कुछ ढूंढने की हम कोशिश करते हैं। तो आज के इसमें और ये जो सातवाहन का कालखंड है इसके बारे में जो जानकारी पाई गई है वो जानकारी दोस्तों इस तरीके से, जो सातवाहन कालखंड में आपस्तंभ, धर्मसूत्र और मनुस्मृति का निर्माण किया हुआ है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, आपस्तंभ धर्मसूत्र है और मनुस्मृति का निर्माण कब हुआ है, तो वो सातवाहनों के बाद का है, यानी कि सातवाहनों के लगभग उत्तर सातवाहन कालखंड में हुआ होगा। ईसा पूर्व के पहले मनुस्मृति का या आप धर्मसूत्र का निर्माण नहीं हुआ है, ये खुद वो ग्रंथ ही सामने लाते हैं। दोस्तों इससे साथ साथ अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी ये जो एविडेंस प्राप्त होते हैं उसी तरीके से है। इसमें अभी हमको देखना है कि क्या क्या उसमें आया है, वो भी हम जानने का प्रयास करें। लेकिन ये जो उनमें ये ग्रंथ यानी कि 5 पुराणों का नाम मैंने अपने दिया वो आता है। अभी हम बात करेंगे जैन संप्रदाय से प्राय हुआ साहित्य का, जिसमें कौन सा, क्योंकि बहुत सारे इतिहास में क्या होता है कि जैन साहित्य में भी इन्होंने कुछ बातें लिखी हुई है, क्योंकि सातवाहनों का तो बौद्ध धर्म से इतना सारा लगाव था, तो जैनों के साथ भी था क्या, तो हो सकता है वो सातवाहन इतने कठोर नहीं थे कि किसी और संप्रदाय को नेस्तनाबूद करके एक ही संप्रदाय को बढ़ा। बिल्कुल सम्राट अशोक ने भी इस तरीके से काम नहीं किया है, उन्होंने जैनों के लिए भी सहकार्य किया और बौद्धों के लिए किया, तो इससे सातवाहनों ने भी जैन लोगों के लिए बहुत सारा योगदान दिया है। तो उनके बारे में भी बात आती है, तो उसमें भी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इनमें सातवाहनों का जो हिस्ट्री है तो उसमें जितने सारे ग्रंथ है तो कहाँ कहाँ पर उसमें बात आती है, अगर वो ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें कहाँ कहाँ पर जैनों के इसमें सातवाहनों का जिक्र आया है। तो पहले बात यह है कि ये जो ग्रंथ है ये ग्रंथ है बृहत्कल्प सत्र भाष्य। ये जो भावनगर में 1933 में प्रकाशित हुआ था उसका एडिशन में उसका जिक्र हुआ है। उसके बाद विविध तीर्थकल्प है, ये जिन प्रभसूरी है, ये जो जिन प्रभसूरी है ये जो ग्रंथ है ये मेरे ख्याल से अहमदाबाद में 1934 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद प्रबंध चिंतामणि है, इस ग्रंथ में भी सातवाहनों के बारे में जिक्र आया, वो बड़ौदा में 1961 में उसका ये है। बाद में कल्प प्रदीप है, ये जो कल्प प्रदीप है वो भी कलकत्ता में 1889 में हुआ था। उसमें लीलावही है, लीलावही भी जो ग्रंथ है वो मुंबई में 1966 में उसका प्रकाशन हुआ था, उसके बारे में उसमें उसकी जानकारी है। और उसके बाद उदय सुंदरी है। उसके बाद अगर हम कहेंगे तो वसुदेव बहिमडी ये वात्स्यायनी कामसूत्र का एक ग्रंथ का एक भाग में माना जाता है, ऐसा बात इसमें सामने आती है। तो इस ग्रंथों में भी सातवाहनों के बारे में जिक्र हुआ है। उसके साथ दोस्तों बौद्ध साहित्य का जानने का प्रयास करें। बौद्ध साहित्य का प्रमाण अगर देखने जाएंगे तो बहुत सारे बौद्ध संप्रदाय के जो बौद्ध भिक्षु थे वो सातवाहनों के निकटवर्ती थे, यानी कि हम कह सकते कि बहुत, और उसमें बौद्ध धर्म ग्रंथ का बहुत बड़ा योगदान, यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे कि अश्वघोष है, नागार्जुन है, आर्यदेव है, इन लोगों ने बौद्ध धर्म के साहित्य में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और ये सातवाहनों के समय के सभी बौद्ध भिक्षु है। और इसमें ये कह सकते हैं कि ये जो अश्वघोष है, नागार्जुन है, आर्यदेव है और कुमारिल है, ये जो 4 आचार्य है बौद्ध धर्म में, इनका ये सारे सातवाहनों के साथ में जो नागार्जुन तो सातवाहनों के निकटवर्ती थे, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि नागार्जुन बनते जो थे वो सातवाहनों के निकटवर्ती थे। तो आप सभी को पता होगा कि जो विजय सातकर्णी और नागार्जुन इनका संबंध मैत्री का संबंध था, ये भी हमें सामने आता है, क्योंकि जब हम ध्यान से देखेंगे तो विजय नगरी में ही नागार्जुन वसाहत निर्माण की थी, और जिसे आज नागार्जुन कोंडा हम कहते हैं। तो नागार्जुन कोंडा आज जो हम कहते हैं वो सातवाहनों ने निर्माण किया हुआ ये बात है।
हुनसांग के समय में हुनसांग को ये कहना है कि नृपति जो विजय सातकर्णी है उन्होंने वहां पर 5 मंजिली संगाराम बांधा था। तो चलिए ये अलग अलग बातें हैं। उसमें नागार्जुन ने जो तत्वज्ञान दिया है उसे माध्यमिका कहते हैं। तो इसमें जो ग्रंथ का नाम है माध्यमिक कारिका। तो इस ग्रंथ में और भी बात, अगर दोस्तों से एक महत्वपूर्ण बात होती है कि दोस्तों को लिखा हुआ खत, इसी कहते हैं कि शुरुलेख। इस ग्रंथों को क्या कहते हैं? शुरुलेख, यानी कि दोस्तों से लिखे हुए खत, दोस्तों के लिए, दोस्तों को लिखे हुए खत, इसका अर्थ होता है शुरुलेखा। तो उसका चीनी भाषांतर में ये ग्रंथ प्रकाशित भी है, वो आज भी उपलब्ध है। सातवानों के यानी कि सातवान राजा को लिखा हुआ ये ग्रंथ होगा ऐसा माना जाता है, चीनी संशोधक मानते हैं। उसके बाद युक्ति पिष्टिका ये ग्रंथ है। शून्यता सप्तति ये ग्रंथ है। प्रतीत्य समुत्पाद हृदय ये ग्रंथ है। महायान विशंक ये ग्रंथ है। विग्रह हव्यावर्तनी एक और ग्रंथ है, नागार्जुन इनके ग्रंथ है। और आर्यदेव जो थे ये नागार्जुन के शिष्य थे, वो भी सातवान कालखंड में गए हैं, उनका भी ग्रंथ है। चतुष्शतक ये उनका तत्वज्ञान का ग्रंथ है। तो ये साहित्य से सातवानों के विभिन्न पहले आपको इसमें देखने के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि सातवानों का जो इतिहास पाया जाता है ना, तो बौद्ध साहित्य में बहुत सारा है। तो अगर हमको देखना है तो अंगुत्तर निकाय में भी हमें, तो अंगुत्तर निकाय का जो वर्जन है 1883 का, जो मॉरिस का है, हार्डी लंदन का है। और दीघ निकाय है, वो भी लंदन का ही 1890 का। अवदान ग्रंथ है, जो आपको पता होगा कि दिव्य वदान से है, अवदान ग्रंथ है। उसके बाद विनय पिटक है, दीपवंश है, महावंश है, और पाली ग्रंथमाला भी है, जातक कथा है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो बुद्ध चरित है, अश्वघोष का लिखा हुआ, लेकिन वो 1897 में उसको ऑक्सफोर्ड से प्रकाशित किया हुआ था। ऐसे बहुत सारे बौद्ध साहित्यों में इनका जिक्र हुआ है। अभी ये बात हमने तो लिखी हमारे धार्मिक साहित्य के बारे में, जो 3 धार्मिक संप्रदाय के हैं। अभी हम परकीय, जिसे हम फॉरेन, जो बाहर के लोगों ने लिखा हुआ कुछ देखते हैं, तो उनमें अगर प्रमाण देखेंगे तो इसमें से प्लिनी है, टॉलमी है, स्ट्रॉबे है, और एक ऐसा मतलब पेरिप्लस नाम का जो किताब का जो लेखक करता है, यानी कि ग्रंथ करता है, उसका नाम तो किसी को पता नहीं है, लेकिन उसको ये कहा जाए तो पेरिप्लस जो है, ये जो ग्रंथ है, और एरियन नाम का ये ग्रंथ है। तो ये सारे इन लोगों ने क्या किया, बात लिखी। तो जो प्लिनी का नेचुरल हिस्ट्री ये जो ग्रंथ है, ईस्वी सन 77 का है दोस्तों, ईसा पहली शताब्दी का है प्लिनी का जो नेचुरल हिस्ट्री ये ग्रंथ। इसके बाद उन्होंने क्या किया है, भारत के जो पाश्चिमात्य, उन्होंने जो व्यापार का वर्णन किया उसमें, तो इसमें दोस्तों व्यापार का वर्णन किया हुआ है, तो इसकी जानकारी आपको उसमें मिलती है। तो व्यापार में क्या, किस तरीके का व्यापार होता था, इसकी जानकारी मिले। उसके बाद दोस्तों लगभग ईस्वी सन 45 या 46 में हमारा मानसून का जो संशोधन हुआ है। तो ये जो मानसून का संशोधन हुआ साथियों, तो उसमें व्यापारों का जो महत्व था वो और बढ़ गया, और जैसे हम कहते हैं कि भारत के दक्षिण भाग को महत्वपूर्ण हिस्सा दिया गया है। भारत के दक्षिण भारत हिस्से को ज्यादा महत्व आया, क्योंकि मानसून की वजह से व्यापार में और तेजी आने लगी। अभी सातवानों का जो राजवट है, महाराष्ट्र से दक्षिण भारत के संबंध में टॉलमी नाम का जो भूगोल तत्ववेत्ता है, यानी कि जो भूगोल के ऊपर काम करना, ईस्वी सन 2री शताब्दी में होकर गया है। और ये मेरे ख्याल से ये जो टॉलमी नाम का लेखक है, जिन्होंने अपने ग्रंथ में दक्षिण भारत के या सातवानों के जो पश्चिमी तट पर जितने सारे व्यापारी बंदर थे, इसके बारे में बात किया, और उन्होंने पैठन के पुलमावी राजा का वर्णन किया, यानी कि पुलमावी जो सम्राट वाशिष्ठ पुत्र पुलमावी है, इनका जिक्र किया। वो करीबन वाशिष्ठ पुलमावी का शासनकाल भी पी टॉलमी के समय का है, यानी कि ईसा के बाद 2री शताब्दी। तो करीबन उसमें ये हम देख सकते कि इन दो प्लिनी और टॉलमी के अगर इसमें देखे जाएंगे तो स्ट्रॉबे की जो इंफॉर्मेशन है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि स्ट्रॉबे थे, इन्होंने बहुत सारी जानकारी इतनी सरल तौर पर, और भूगोल के बारे में जो उनका ज्ञान था वो बिल्कुल सही और सटीक था।
तो इसके लिए क्या मानना जाता है कि स्ट्रैबो की जो हिस्ट्री है, स्ट्रैबो ने जो लिखा हुआ है उसको सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, या उसको ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उन्होंने ऑगस्टस से या रोमन सम्राटों के भारत से शिष्टमंडल की जो बात आई है वो भी उन्होंने लिखा है, यानी कि बहुत सारी बात लिखी है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो सातवान सम्राट जो थे उनका फॉरेन रिलेशन कैसा था, यानी कि हम कहते हैं ना कि फॉरेन रिलेशन कैसा होता है, इसके बारे में जिक्र हुआ है। इसके बाद और एक ग्रंथ का नाम आता है जिसे पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, जिसे हिंदी में कहते हैं कि जिसे मराठी में एक वर्ड आता है कि तांबड्या समुद्राचा वाटाडा, यानी कि जो रेड कलर का समुद्र है इसका मार्गदर्शक जिसे माना जाता है, इसीलिए उसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। अभी इसमें ये जो ग्रंथ का लेखक तो सबको अज्ञात है, लेकिन उसमें जो जानकारी आई हुई है तो उन्होंने बहुत सारे बंदरों के बारे में जानकारी दी है, बहुत सारे व्यापारी ट्रेड रूट्स के बारे में जानकारी दी है। तो सातवान कालखंड का बहुत बड़ा हिस्ट्री आपको इस ग्रंथ में आपको पाया जाएगा। तो ये ग्रंथ हमको पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए। अभी इसका हमें अगर ये देखना है तो आप जरूर देख सकते हैं, आज भी वो ग्रंथ उपलब्ध है, लेकिन वो वर्जन अभी प्रिंट किया हुआ मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगर आपको इसके बारे में और जानकारी लेनी है तो ये ग्रंथ जो है वो लंदन में 1912 को इसका रिप्रिंट हुआ है, और जरूर पढ़ने की कोशिश करो, आज भी गूगल पे वो उपलब्ध है, आज आप पढ़ सकते हैं। ये था साहित्य के बारे में मैंने बताया। अभी बात करते हैं पुरातत्व की। साहित्य की बात होगी, अभी पुरातत्व की। तो पुरातत्व में क्या क्या आता है, तो पुरातत्व में साहित्य में एक महत्वपूर्ण साहित्य आता है, वो है अभिलेख। ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा, क्योंकि सातवान कालखंड का अगर इतिहास या सातवान नृपति या सातवान राजवंश का इतिहास अगर हमें पढ़ना है तो हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, वो पुरातत्व में हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। वो एक तो है अभिलेख है, और दूसरे उनकी कॉइन्स है, और तीसरा उनके अवशेष या स्मारक है। इसके ऊपर क्या होते हैं, एविडेंस प्राप्त होते हैं, जिसे हम एक्सकवेशन कहते हैं, उत्खनन कहते हैं, वो एक और इम्पोर्टेंट होता है। तो जैसे कि हमने जितने सारे एविडेंस देखे हैं, जितने सारे उसमें से अभिलेख, अभी अभिलेखों की बात करते हैं तो दोस्तों सातवानों के महाराष्ट्र में जो अभिलेख पाया है वो करीबन 37 है। तो उसमें से 28 अभिलेख जो है वो महाराष्ट्र से है और 9 अभिलेख ये कर्नाटक से है। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सातवानों की जो शिलालेखों की जो भाषा है वो प्राकृत एंड पाली है, संस्कृत नहीं है। जो ध्यान से बात सुनिए, सातवानों की जो शिलालेखों की भाषा है वो प्राकृत एंड पाली है, इसमें संस्कृत का संस्करण नहीं मिलता है। ये महत्वपूर्ण बात आप समझिए। उसके बाद दोस्तों ये जो ग्रंथ, ये जो अभिलेख है कि नहीं, ये अभिलेख इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि इनमें सातवान सम्राटों के नाम भी शामिल है, सातवान सम्राटों का काम भी शामिल है, और सातवान सम्राटों के राजवंश के बारे, राज्य व्यवस्था के बारे में जानकारी आती है। तो आपको सबसे सटीक और सबसे समकालीन अगर एविडेंस कौन सा है तो ये सातवानों के अभिलेख है। तो इससे तो हम ये नहीं कह सकते कि बाद में किसी ने लिखा हुआ, जैसे ग्रंथ में लिखते हैं। ये ग्रंथ इतने प्रमाण नहीं है, लेकिन अभिलेख उससे ज्यादा प्रमाण है और सटीक प्रमाण है। अभी ध्यान देखते हैं दोस्तों, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये इतिहास ऐसे ही नहीं आया है, ये इतिहास को पढ़ना चाहिए। ये बताया नहीं जाता है इतिहास को, सातवानों को तुरंत ये घोषित किया जाता है भाई ये वैदिक थे, क्योंकि शिलालेखों में एक ब्राह्मण आया है तो वैदिक हो गए। शिलालेख सही ढंग से पता न होने का जरिया ये है। इसलिए आपको लैंग्वेज आना चाहिए, इसके लिए आपको स्क्रिप्ट आना चाहिए, तभी आप वो शिलालेख पढ़ सकते। नहीं तो किसी ने ट्रांसलेट किया है, हमने पढ़ लिया, तो बिल्कुल बराबर नहीं होगा, वो गलत होगा। अभी हम ध्यान से देखेंगे तो सातवानों की जो वंशावल मिलती है, कालखंड मिलता है, वो अभिलेखों से ज्यादा, अभिलेख उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और प्रमाण ज्यादा होते हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो जुन्नर में, नासिक में हमें करीबन 9 शिलालेख आते हैं, 8 तो नाणेघाट, जुन्नर नाणेघाट में है, कानेरी में 6 है, कार्ला में 4 है, ऐसे अनगिनत जगहों पर उनके शिलालेख पाए गए हैं। यही नहीं तो बहुत सारे स्तूपों में भी सातवानों के शिलालेख है, जैसे कि सांची है, भारूत है, अमरावती है, सन्नति है, ऐसे बहुत जगह पर सातवानों के शिलालेख है। मैं सिर्फ आपको बड़े शिलालेख की बात कर रहा हूँ, जो बड़े शिलालेख इन जगह पर पाए गए हैं। नासिक का शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उनमें गौतमीपुत्र सातकर्णी का भी जिक्र है और कन्न सातवानों का भी जिक्र है। कन्न सातवान सिमुख सातवान का भाई है,
उसका भी जिक्र आया हुआ है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर इसके ऊपर आपको ध्यान से पढ़ना है तो मिराशी का विष्णु वामन विष्णु मेरे ख्याल से वावी शिव मिराशी नाम है उनका। तो उनका सातवान और पश्चिमी क्षत्रप इनका इतिहास और कोरिवले के 1978 में प्रकाशित हुआ किताब आप पढ़िए। उसके बाद भगवान लाल इंद्रजी और बर्जेस इनका इंस्क्रिप्शन फ्रॉम केव एंड टेम्पल इन वेस्टर्न इंडिया, ये 1883 में प्रकाशित हुआ, वाराणसी से है, ये भी आप पढ़ लीजिए। और इफिग्राफिक इंडिका ये जो वॉल्यूम है ये भी आप पढ़ सकते हैं, आपको इसमें भी सातवानों के बारे में शाबी लेखों के बारे में जानकारी है। अभी बात करते हैं कॉइन्स की। तो दोस्तों कॉइन्स सबसे महत्वपूर्ण माने ही जाते क्योंकि उनके वो शासन काल में अर्थव्यवस्था बताती है। तो ये विश्वसनीय साहित्य माना जाता है कि सातवानों के इतिहास में किस तरीके का कॉइन्स था। तो दोस्तों सातवानों के जो कॉइन्स थे ना उसके ऊपर क्या क्या था, तो बैल था, हाथी है, मानव का भी वृक्ष है, मानव का भी सिंबल है, वृक्ष का भी है, महामाया का भी शिल्प है, अश्व का है, चक्र है, जहाज है, आदि चिन्ह मिलते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों राजाओं का मुखौटा भी उसमें लिखा गया है, जैसे कि गौतमीपुत्र सातकर्णी हो, पुलमावी हो, यज्ञश्री सातकर्णी हो, इन राजाओं के कालखंड में ऐसे कॉइन सामने आए हैं। कहीं पर भी किसी और साहित्य ना कॉइन्स के ऊपर अपनी राजमुद्रा उठाया हुआ भी देखने के लिए हमें मिलते हैं, जिसे जोड़ कॉइन्स का, जिससे कि जॉइंट कॉइन्स कहा जाता है। तो ऐसे जॉइंट कॉइन्स भी हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो जैसे कि सातवान धरती के ऊपर हम देखने जाएंगे तो सातवानों के जो मांडलिक हुआ करते थे तो और बहुत सारे राजा थे, तो उन लोगों ने भी सातवानों का अधिराज्य, सातवानों का वर्चस्व स्वीकार किया, तो उनके कॉइन्स के भी उसके सारे एविडेंस प्राप्त होते हैं। अभी ध्यान से देखेंगे तो महाराष्ट्र में कहाँ पर कॉइन्स मिले, तो वाटेगांव है, तराला है, चांदा है, कोल्हापुर है, जोगल टेम्बी है, इन जगह पर बहुत सारे कॉइन्स मिले। अगर आप जोगल टेम्बी की जो संच है कॉइन्स का, इसमें अगर ध्यान से देखें तो अकेले गौतमीपुत्र सातकर्णी के 9270 कॉइन है। ध्यान से देखिए, उसमें से 3980 कॉइन नहपान और क्षत्रप सातवान के हैं। अभी इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो उसमें अगर और जानकारी देंगे तो यज्ञश्री सातकर्णी के भी जहाज छाप कॉइन है, जिसमें बिजनेस के व्यापार के ऊपर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस दिखती है। और दूसरे बात है सातकर्णी और नागनिका का ज्वाइंट कॉइन, जिसे हम दोनों का ज्वाइंट कॉइन्स है, वो भी हमें देखने के लिए मिलता है। तो साथियों एकंदरित हम ध्यान से देखेंगे तो सातवानों का जो ये सारे कॉइन्स और ये सभी क्या मिलते हैं, तो ये सारे बौद्ध धर्म के सिंबल से प्राप्त किए गए ही कॉइन्स है। तो ये किसी और संप्रदाय में इसका जिक्र नहीं होता है, वो पहले बौद्ध संप्रदाय में ही ये सारे प्रतीक है जो बौद्ध संस्कृति से जुड़े हैं। इससे अगर इसके ऊपर आपको और जानकारी लेना है ना, तो आपको क्या देखना है वो भी मैं आपको किताबें बता रहा हूँ और पढ़ो। मैं बता रहा हूँ इसके लिए नहीं, मैं किताबें बता रहा हूँ आपको, वो पढ़ो। किताबें कौन सा है, जर्नल ऑफ न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये जो जर्नल है ये आप पढ़िए। उसके बाद कैटलॉग ऑफ द इंडियन कॉइन इन ब्रिटिश म्यूजियम, ये भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद कॉइन ऑफ द आंध्रा इन द वेस्टर्न क्षत्रपास, ये भी आप पढ़ सकते हैं। शास्त्री जी का एक किताब है कॉइनेज ऑफ द सातवानाज एंड कॉइन फ्रॉम द एक्सिबिशन नागपुर, ये भी किताब महत्वपूर्ण है। उसके बाद है कॉइनेज ऑफ सातवानाज एम्पायर, ये भी इम्पोर्टेंट किताब है जो आप पढ़ सकते हैं, जिसमें जो ये जो जर्नल ऑफ न्यूमेस्टिक जो किताब है, ये जो सोसाइटी ऑफ इंडिया जर्नल ऑफ न्यूमेस्टिक जो जर्नल है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आप पढ़ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा आपको इसको ध्यान से देखेंगे पढ़ेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि ये जो कॉइन्स के ऊपर है किताब, ये कॉइन्स के ऊपर बनाया हुआ खास जर्नल है, वो आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि ये जो सोसाइटी ऑफ इंडिया है, ये जो सोसाइटी है खास के लिए बनाया हुआ है, वो केवल कॉइन्स के लिए है। इसके लिए ये जो वर्ड आता है तो ये जब हमको ध्यान से हम इसको पढ़ेंगे तभी हम एक कॉइन्स के बारे में जानकारी। दूसरा जो है कैटलॉग ऑफ द कॉइन्स इन ब्रिटेन म्यूजियम, ब्रिटिशों ने बहुत सारे कॉइन्स ब्रिटेन में लेकर गए हैं, तो उनमें से ये जो ब्रिटिश म्यूजियम में रखे हुए कॉइन्स है ना, वो भी आप पढ़ सकते हैं। या और भी आपको जानकारी लेना है तो कलकत्ता म्यूजियम में भी आप जाकर वो कॉइन्स देख सकते हैं। तो जिसे कहते हैं ना कॉइन्स ऑफ द आंध्रा द वेस्टर्न क्षत्रपास, ये भी आप पढ़ सकते हैं।
और कॉइन एज ऑफ सातवाना और कॉइन ऑफ एक्सकवेशन नागपुर का जो कॉइन्स मिले ये भी आप पढ़ सकते हो। तो मैंने आपको ये जो सारे कॉइन्स पढ़ने के लिए किताबें बताई है वो भी ध्यान से पढ़ सकते हैं। ये जो अभी और एक पुरातत्वीय जो एविडेंस आता है वो है अवशेष और स्मारक, जिसे कहते हैं धरोहर, जो अवशेष मिले और ये धरोहर। तो दोस्तों सातवाहनों के समय के धरोहर के बारे में मैं अभी बता रहा हूँ। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि सातवाहन बुद्धिस्ट थे, इसका एविडेंस ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। अभी देखिए सातवाहन कालखंड में अगर देखना है तो महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे दक्षिण भारत में भी आपको स्मारकों से और अवशेषों से हमें ये सातवाहनों का इतिहास प्राप्त होता है। तो सातवाहनों से क्या क्या बना है वो भी हम देखेंगे, ताकि इतिहास को सही मायने में हमको पढ़ना है। तो सातवाहन साम्राज्य में सबसे ज्यादा गिरी शिल्पों का उत्खनन हुआ है, यानी कि गिरी शिल्प बनाया गया, जिसे हम ये कहते हैं कि बौद्ध लेनियों का निर्माण हुआ है। सातवाहनों ने सबसे ज्यादा बौद्ध लेनियों का निर्माण किया है। ये एविडेंस है कि सातवाहनों की आस्था बौद्ध धर्म में बहुत बड़ी थी। मैं बहुत बड़ी थी कह रहा हूं, ध्यान से देखिए, किसी आर्य संप्रदाय को द्वेष करती थी ऐसा नहीं है। तो उनके समय में कार्ला हो, भाजे हो, जुन्नर हो, बेड़सा हो, कुंडाने हो, पितलखोरा, अजंता, नासिक आदि तौर पर हजारों की तादाद में बौद्ध लेनियों की निर्मित हुई है। इसे सबसे पुरानी केव्स को माना जाता है, जैसे कि भाजा है, पितलखोरा है, कार्ला है, नासिक है, कानेरी है। ऐसे बहुत सारे लेनियों में आपको ये देखने के लिए मिलेंगे। पूरे भारत की बात करेंगे 2000 से ज्यादा लेनिया भारत में है। उससे महाराष्ट्र की बात करेंगे तो करीबन 1500 से ज्यादा लेनियों का निर्माण महाराष्ट्र में हुआ है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि सातवाहनों ने बौद्ध धर्म के बारे में कितनी बड़ी आस्था से ये निर्माण किया हुआ है। अभी हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें से कम ज्यादा से ज्यादा 15,000 से 1200 लेनिया तो सातवाहन काल से ही बनी है। इसके बाद वाकाटक का भी आता है और इसके बाद चालुक्य का समय भी आता है। दोस्तों ये लेनिया केवल लेनिया नहीं बना है, तो उसमें बौद्ध धर्म के चरित्र भी अंकित है, बौद्ध धर्म का पूरा सार लिखा हुआ है। इसके साथ दोस्तों सातवाहनों में सैकड़ों स्तूप, सातवाहनों के समय में सैकड़ों की तादाद में स्तूपों का निर्माण भी हुआ है। अभी ये महत्वपूर्ण बात है कि सम्राट अशोक ने जो स्तूप बनवाया है, इसके साथ साथ सातवाहनों ने भी उस स्तूपों का रिनोवेशन किया है। वो नए बनवाए नहीं है, उस स्तूपों का रिनोवेशन किया है। तो कौन से स्तूप होंगे? तो दोस्तों पौनी है, तेर है, जैसे अमरावती है, नागार्जुन कोंडा है, सांची है, भारूद का है, सन्नति का है। कितने सारे स्तूपों के हम बात कर सकते हैं जिसमें बौद्ध धर्म में सातवाहनों का योगदान हमें देखने के लिए मिला जाता है। उसके बाद दोस्तों इतने ही नहीं तो सातवाहनों ने बहुत सारे बौद्ध मोनेस्ट्रियों का भी निर्माण किया, यानी बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए मोनेस्ट्रियां भी बनाई है। तो इसके बारे में भी हमें जिक्र मिलता है। अभी इसके बारे में प्लिनी ने जो आंध्र की बात की थी, तो उसमें 30 नगर इस तरह के लिखा है, यानी कि ऐसा नगर बनाया है कि उसमें पूरे शहर को तटबंदी जिसे कहा जाता है, कि इसके बारे में जानकारी। अभी दोस्तों ये तो अवशेषों के बारे में मैं बता रहा हूँ। सैकड़ों स्तूप बनवाया है, हजारों की तादाद में लेनिया बनाया है, सैकड़ों बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रिया बनाया है। ये किस लिए बनाया? केवल बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार बनाने के लिए बनाया जाता था, किसी संप्रदाय को खुश करने के लिए नहीं बनाया है। जैसे कि हालांकि वर्तमान में जैसे राजकारणी लोग बुद्ध विहार का निर्माण करते हैं, तो वो संप्रदाय को खुश करने के लिए बनाते हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात। उस समय का माहौल ऐसा नहीं था कि किसी एक संप्रदाय को खुश करना है तो राजा को उस संप्रदाय के लिए क्या करना पड़ेगा, ये निर्माण करके दे दो। उस तरीके का साम्राज्य नहीं था, समय वैसा नहीं था, हालात वैसे नहीं थी। उस समय जो निर्माण हो रहा था वो समय बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए ही हो रहा था। इसमें कतई कोई भी शंका नहीं है कि ये बात किसको खुश करने के लिए हो रही थी, बिल्कुल नहीं। ये निर्माण जो हो रहा था वो बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए हो रहा था। अभी आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं खुद बता रहा हूं, मैं आपको किताबें भी बताऊंगा। तो जेम्स फर्गुसन और जेम्स बर्जेस इनका किताब है द केव एंड टेम्पल ऑफ इंडिया। ये 1969 में रिप्रिंट हुआ है। ये आप पढ़ सकते हैं, अभी भी आज उपलब्ध होगा आपको। उसके बाद ये बर्जेस इनका किताब है द बुद्धिस्ट स्तूपास ऑफ अमरावती एंड जगैयापेटा, लंदन में 1887 में उसका पब्लिकेशन हुआ था।
विद्या दहेजिया, इनका एक किताब है अर्ली बुद्धिस्ट रॉक टेम्पल, ये लंदन में 1972 में प्रकाशित हुआ है। उसके बाद बैरेट डगलर्स, इनका एक किताब है स्कल्पचर्स फ्रॉम अमरावती इन द ब्रिटिश म्यूजियम, ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ो। 1954 में इसका प्रकाशन हुआ था लंदन में। इसके बाद अमरावती स्तूपा का राम स्वामी का एक किताब है, हैदराबाद में पब्लिकेशन हुआ था 1957 में भी, ये भी आप पढ़ो। इसके बाद ये जो कुमार स्वामी का किताब है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडोनेशिया आर्ट, देखो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडोनेशिया आर्ट, ये भी महत्वपूर्ण किताब है, आप पढ़ो। लंदन में 1972 में पब्लिकेशन हुआ था। उसके बाद जेम्स फर्गुसन का किताब है, जेम्स फर्गुसन का किताब है ट्री एंड सर्पेंट वर्शिप, लंदन 1968 का किताब है, ये आप जरूर पढ़िए। उसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर्स, लंदन में 1910 में इसका पब्लिकेशन हुआ, ये भी आप पढ़ो। बौद्ध धर्म में कितने सारे एविडेंस पाए जाते हैं, किताबों से हमें साहित्य से प्राप्त होता है, आप पढ़ो। उसके बाद उसके एविडेंस ढूंढो, केवल साहित्य में इसके लिए उसके एविडेंस ढूंढो। और ये जो द पेंटिंग ऑफ द बुद्धिस्ट ऑफ अजंता, द पेंटिंग इन द बुद्धिस्ट ऑफ अजंता, ये भी वॉल्यूम प्रकाशित हुआ है लंदन में 1996 में, ये भी आप जरूर पढ़े। उसमें भी ग्रिफिथ इनका वो किताब है, आप जरूर पढ़ लीजिए, इसमें आपको बहुत सारी जानकारी पाई गई है। दोस्तों ये एविडेंस मैंने आपको बता रहा हूँ, इसके साथ साथ बहुत सारे एक्सिबिशन हुए, यानी कि उत्खनन हुए, उसमें जो एक्सिबिशन हुए उसमें कौन कौन सा है, तो उसमें पैठन है, नासिक है, सोपारा है, तेर है, नेवासा है, कराड़ है, कोल्हापुर है, भोकरदन है, इसमें से प्राप्त होने वाले सभी एविडेंस ये बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, ये सातवानों से जुड़े हुए एविडेंस प्राप्त होते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों बहुत सारे सातवान काल की बर्तनें मिले हैं, बहुत सारे बर्तनें सातवान काल की है, उसमें मौर्य कालखंड के भी कुछ बर्तनें मिले हैं, कुछ टेराकोटा फिगर्स मिले हैं, जिसे हम ये कहते हैं कि मृदु शिल्प कहते हैं, उसे टेराकोटा कहते हैं, जैसे कि मिट्टी के होते हैं। तो इसमें से बहुत सारे शंख की कर्णफुले होती है, भिन्न प्रकार के मणि होते हैं, उसमें गोमेद होते हैं, मानिक होते, कांच, गारगोटी, इनके भी बहुत सारे बातें मिलती है। उसके साथ हस्तिदंते भी मिली हुई है, शंख की कंगन मिले हुए हैं, ऐसे बहुत सारे एविडेंस प्राप्त होते हैं। आपको ये भी अगर देखना है तो बहुत सारे इसके किताब भी है, जिसमें आपको ये सारी बातें देखने के लिए मिल सकती है दोस्तों, ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो इनमें भी आपको अगर किताब पढ़ना है तो इनके जो अहवाल मतलब जो रिपोर्ट है, तो रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं, नासिक का है, तेर का है, नेवासे का है, भोकरदन का है, कोल्हापुर जिसे ब्रह्मगिरी कहते हैं, पैठन, इनमें है। और आपको अगर शबादेव का एक किताब है महाराष्ट्रातील उत्खननीय मराठी है, जो दिल्ली में 1962 में प्रकाशित हुआ था, ये भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो सांकालिया, इनका इंडियन आर्कोलॉजी, ये 1979 में प्रकाशित हुआ, ये भी आप पढ़ सकते हैं। और पुरातत्व विभाग के जितने सारे एक्सिबिशन के रिपोर्ट आए वो भी आप पढ़ सकते हैं, वो भी आज भी पुरातत्व के आधार पर मिल सकते हैं। दोस्तों ये हमारा एविडेंस, जैसे मैंने कहा आपको कि अगर हमें किसी संप्रदाय या किसी राजवंश का इतिहास जानना है तो कौन कौन से माध्यम से हम जान सकते हैं। तो पहले हमने साहित्य के बारे में देखा और दूसरा हमारा पुरातत्व था। तो सबसे ज्यादा अहम महत्व देते हैं वो पुरातत्व को देते हैं, और उसमें जो एविडेंस पाया गया है वो दोस्तों पूरा का पूरा सातवानों का एविडेंस पाया गया है ना, वो पूरा बौद्ध धर्म से जुड़ा है। इसीलिए सातवां बौद्ध थे, ये एविडेंस के तौर पर प्रूफ होता है। ये आगे जाके हम पूरा देखने वाले ही है, यहाँ पे ही खत्म नहीं होता है। तो सातवानों का ऐतिहासिक जो एविडेंस पाए गए हैं, सातवानों का मूल कहाँ पर था, उनका मूल राजा कौन था, इसके बारे में पूरा सातवान और पैठन का क्या संबंध है, सातवानों का कौन सा कालखंड है, इसके बारे में हम पूरी की पूरी जानकारी लेंगे। सातवानों के कितने राजा होकर गए हैं, ये भी हम पूरे एविडेंस के साथ देखेंगे, और कौन कौन सा राजा इंपॉर्टेंट था उसमें, ये भी हम उन सभी सातवानों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो हमारा जो अगला भाग आएगा सातवान राजवंश का, सातवान राजवंश में महत्वपूर्ण सम्राट, तो उनके बारे में जब हम बताएंगे तभी हम आप पूरे सातवानों की लिस्ट भी देंगे, वो जरूर देखिए। इसलिए दोस्तों सातवानों के बारे में और भी जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको इसमें
पूरे सातवाहनों का एविडेंस देखने के लिए मिलेगा। सातवाहनों की पूरी जानकारी, उन्होंने निर्माण किए हुए सभी स्मारकों के बारे में भी जानकारी मिलने वाली है। तो हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको और भी बहुत बड़ी जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, ये इतिहास आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, ये इतिहास आपको कोई भी नहीं बताएगा। इतिहास है कि आपको चक्रवर्ती के माध्यम से मिलेगा, क्योंकि हमारा प्रयास है कि आपको सच बताएं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी झूठी बातें फैलाई है। हम ये नहीं कहेंगे, हम पूरे एविडेंस के साथ कहेंगे। अगर आपके पास इसके भीतर एविडेंस है या इससे बेहतर एविडेंस है तो आप सबूत लाएं, एविडेंस लाएं और उसके ऊपर बात करें। मैं सातवाहन बौद्ध होने का बहुत सारे प्रमाण आपको देने वाला हूं। ये तो मैंने एविडेंस बताया किस तरीके से हम खोजने वाले हो। आज की वीडियो में हमने साहित्य और पुरातत्व के बारे में जो एविडेंस है वो बताने की कोशिश की है। इसके ऊपर हम तभी बात करेंगे जो एविडेंस के बारे में डिटेलिंग में जानकारी लेंगे। लेकिन साथियों, ये सारी बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसके बारे में जानकारी जानी चाहिए। इसके लिए चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर लीजिए, ताकि सच जो छुपा हुआ है वो सामने लाने की हम कोशिश करते हैं। तो आज का इस वीडियो में आपको जो मैंने बात बताई है वो बात आपको कैसे लगी है, ये अभिप्राय आपको देना है। और साथियों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो हमें सहयोग जरूर दे दीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दिया, लोगों तक शेयर भी कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हमारा प्रयास है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का। तो साथियों, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगले वीडियो में, हमारी ये जो सीरीज चल रही है उसके अगले वीडियो में हम आपको सातवाहनों के राजाओं के बारे में जानकारी देंगे, सातवाहनों के राजवंश के बारे में जानकारी देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।